नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में पवन एजुकेशन 602 पर। हमारा पॉलिटिकल के अंदर चल रहा था, भारतीय राजव्यवस्था के अंदर हम पढ़ रहे थे। संसद की 2 क्लासें में हमने देख लिया। अब आगे की पार्ट 3 हम में देखेंगे। आज है अनुच्छेद 122 तक जो संसद के बचे हुए अनुच्छेद हैं उनसे संबंधित। इसके बाद में जो देखेंगे कि अपन अनुच्छेद इसमें संसद में कार्यवाही वगैरह होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राजव्यवस्था। भारतीय राजव्यवस्था के अंदर हम पढ़ रहे हैं संसद। आज है पार्ट 3। आज संसद का है पार्ट 3। ठीक है, अनुच्छेद 111 तक हमने पढ़ लिया। अनुच्छेद 112 अनुच्छेद 112 जो है उसमें जो दिया गया है वो बजट से संबंधित है, विवरण होता है। किन से संबंधित होता है? बजट से संबंधित है, विवरण होता है। इसके अंदर आप एक याद रखेंगे कि बजट शब्द जो है ना, ये बजट शब्द जो है इसका उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। बजट शब्द का उल्लेख जो है वो संविधान में नहीं है। संविधान में नहीं है। ठीक है, इनकी जगह जो चलता है, अपने बजट शब्द की जगह जो चलता है वो यही चलता है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द चलता है। ठीक है, बजट का हमारे संविधान में उल्लेख है नहीं है। एक इसमें आप और देख सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति वित्त मंत्री के माध्यम से वार्षिक वित्तीय विवरण लोकसभा में रखवाता है। यानी राष्ट्रपति की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री लोकसभा के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रतिवर्ष रखता है। ठीक है, और वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वो धन विधेयक के रूप में पेश किया जाता है। धन विधेयक के रूप में पेश किया जाता है। धन विधेयक के रूप में पेश किया जाता है। रूप में पेश किया जाता है। ठीक है, आगे हम देखें कि एक और इसमें एक नोट लगा कर लिख सकते हो। नोट लगा कर लिखो कि जो रेल बजट है, क्या रेल बजट जो है वो सन 1924 से अलग से पेश किया जाने लगा था। अलग से पेश किया गया। ठीक है, और अभी 1 फरवरी 2017 में रेल बजट को पुनः आम बजट में शामिल कर दिया। पुनः इसी आम बजट में शामिल कर दिया। पहले जो है ये रेल बजट अलग से हुआ करता था 1924 से लेकर 2017 तक। ठीक है, और अगर ये देखें कि आम बजट में शामिल करने की सिफारिश किसने की थी, तो इसके लिए एक समिति बनाई गई थी, विवेक देवराय समिति। और अलग से जब किया था तो उस समय समिति जो थी वो थी विलियम ओकवर्थ समिति की सिफारिश पर अलग से बजट पेश किया गया था। ठीक है, अब देखें अनुच्छेद 113। अनुच्छेद 113 में क्या है? अनुच्छेद 113 में अनुदान से संबंधित है। अनुच्छेद 113 जो है वो अनुदान की मांग से संबंधित है। यानी अनुदान की मांग जो है वो राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाती है। ठीक है, अनुदान की मांग जो है वो लोकसभा में रखी जाएगी। कहाँ रखी जाएगी? अनुदान की मांग जो है, अनुदान की मांग जो है वो लोकसभा में ही रखी जाएगी। ठीक है, लोकसभा में रखी जाएगी। और लोकसभा की शक्ति है कि भाई उसे अनुमति दे या न दे। तो अनुमति देना कोई जरूरी नहीं है, अनुमति दे भी सकती है और अनुमति नहीं भी दे सकती। ठीक है,
इसके बाद में देखें तो यदि अनुदान की मांग पारित नहीं होती है तो सरकार गिर जाती है। ये भी आप चीज़ें याद रखना। एक इसके अंदर शब्द चलता है गिलोटिन, एक शब्द आता है गिलोटिन। अब ये गिलोटिन क्या है, तो गिलोटिन के अंदर देखें तो गिलोटिन के अंदर आता है कि यदि अनुदान की मांग पर बिना चर्चा करें सीधे ही मतदान करवा दिया जाए। इसमें लिखो कि यदि अनुदान की मांग पर बिना चर्चा किए सीधे ही मतदान करवा दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, गिलोटिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गिलोटिन कहा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 113। फिर देखिए अनुच्छेद 114। अनुच्छेद 114 में जो है वो भारत सरकार की संचित निधि से पैसे निकालने तो विनियोग विधेयक लाया जाता है। ये विनियोग विधेयक से संबंधित है और ये कब लाया जाता है, जब भारत की संचित निधि से पैसे निकालने हेतु लाया जाता है। ठीक है, विनियोग विधेयक ये अनुच्छेद 114 में है। अनुच्छेद 115 में देखें तो इसके अंदर अनुपूरक और अतिरिक्त या अधिक अनुदान से संबंधित है। इसमें अनुपूरक और अतिरिक्त अनुदान की मांग की जाती है। अनुपूरक क्या है, तो अनुपूरक वो है कि जब एक वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत की गई राशि उस वित्तीय वर्ष के पूर्ण होने से पहले ही समाप्त हो जाए, तब अनुपूरक राशि की मांग की जाती है। यानी जो वित्तीय वर्ष होता है, एक साल का जो बजट पेश होता है, उसमें जो राशि दी जाती है वित्तीय वर्ष के अंदर जो राशि मिलती है स्वीकृत राशि, वो स्वीकृत राशि इस एक वर्ष से पहले ही समाप्त हो जाती है तो फिर अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है। वित्तीय वर्ष से पहले ही समाप्त हो जाती है तो फिर अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है। इसके अलावा देखें अतिरिक्त, जिसे अधिक अनुदान या अतिरिक्त अनुदान कहते हैं। अनुदान का अर्थ है मांग है। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे कोई नई सेवा परिकल्पित की जाए एक वित्तीय वर्ष में अगर कोई नई सेवा परिकल्पित की जाए जिसका पूर्व में उल्लेख नहीं किया गया हो, यानी कोई सेवा नई बनानी है और उसके लिए पहले से कहा न गया हो, पहले से उल्लेख न हो और फिर बनाने की जरूरत पड़ जाए एक वित्तीय वर्ष के अंदर, तो फिर अतिरिक्त या अधिक अनुदान की मांग की जाती है। ठीक है, इसके बाद में आता है अनुच्छेद 116, जिसमें लेखा अनुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान का उल्लेख है। इसमें अगर देखें लेखानुदान क्या है, तो लेखानुदान के अंदर लेखानुदान को कहते हैं वोट इन अकाउंट। लेखानुदान को ये भी कहा जाता है वोट इन अकाउंट। यह चुनावी वर्ष में लाया जाता है। इसके तहत 2 माह की अग्रिम राशि दी जाती है जो कुल राशि का 1/6 भाग होती है। यानी ये कब लाया जाता है, तो ये चुनावी वर्ष में लाया जाता है। चुनावी वर्ष में ठीक है, और इसके तहत 2 माह की अग्रिम राशि दी जाती है। 2 माह की अग्रिम राशि दी जाती है। ठीक है, राशि दी जाती है।
फिर आता है प्रत्यानुदान। ये प्रत्यानुदान क्या है, तो प्रत्यानुदान का देखें, प्रत्यानुदान का, तो प्रत्यानुदान के अंदर है किसी सेवा के आकस्मिक रूप से धन की आवश्यकता होती है। अगर हमें कोई सेवा के लिए आकस्मिक यानी इमरजेंसी रूप से हमें धन की जरूरत पड़ गई, तो फिर प्रत्यानुदान लिया जाता है, प्रत्यानुदान लाया जाता है। आकस्मिक रूप से धन की आवश्यकता होने पर, धन की आवश्यकता होने पर, ठीक है। इनके बाद देखें तो फिर आता है अपवादानुदान। ये अपवादानुदान क्या है, अपवादानुदान इसके अंदर किसी विशेष प्रयोजन के लिए मंजूर की गई राशि होती है, यानी उसका जो ये प्रयोजन होता है उसका पहले जो वित्तीय वर्ष था उसमें कहीं उल्लेख नहीं होता है, यानी विशेष प्रयोजन के लिए मंजूर की गई राशि। और ये जो विशेष प्रयोजन होता है ना, ये पहले वो जो वित्तीय वर्ष होता है, एक वर्ष का वित्तीय वर्ष जो होता है ना, उसके अंदर उल्लेख नहीं होता है, इसका उल्लेख नहीं होता है, ठीक है। तो ये इनका वर्णन जो है अनुच्छेद 116 में है। आगे अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में है, यानी एक तो होता है धन विधेयक जो अनुच्छेद 110 में हमने देखा था। अनुच्छेद 110 में जो धन विधेयक देखा था ना, धन विधेयक अनुच्छेद 110 में हमने देखा था। उनके अलावा धन विधेयक के अतिरिक्त भी अन्य जो आय के मामले आते हैं ना, आय के मामले, उनके लिए वित्त विधेयक की आवश्यकता होती है। तो उनके बारे में हमें ये जो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 117 से पता चलता है, ठीक है। तो इसमें आप याद रखेंगे कि इसमें धन विधेयक के अलावा जो अतिरिक्त अन्य आय के मामले होते हैं उनके लिए अनुच्छेद 117 है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं अनुच्छेद 118। अनुच्छेद 118 में क्या है, अनुच्छेद 118 में ये वर्णन दिया गया है कि संसद के दोनों सदन है, दोनों सदन ये अपनी प्रक्रिया संचालित करने हेतु नियम बना सकते हैं। दोनों प्रक्रिया संचालित हेतु नियम बना सकते हैं। इनका वर्णन जो है वो अनुच्छेद 118 में दिया गया है, ठीक है। इसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की प्रक्रिया संबंधित नियम बना सकते हैं, ठीक है, इसमें हो जाएगा। फिर आता है अनुच्छेद 119। अनुच्छेद 119 के अंदर जो है वो संसद में वित्तीय कार्य संबंधित प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन, संसद में वित्तीय कार्य संबंधित प्रक्रिया से संबंधित है, ये अनुच्छेद 119। फिर आता है अनुच्छेद 120। अनुच्छेद 120 के अंदर संसद में उपयोग की जाने वाली भाषाओं से संबंधित है, यानी इसमें भाषा जो है वो एक तो हिंदी है और हिंदी के अलावा एक अंग्रेजी है, ठीक है। ये सांसदों को बोलने के लिए जो भाषाएं प्रयुक्त की जाती है वो हिंदी और अंग्रेजी है। इनके अलावा अगर कोई सांसद अपना जो स्पीच है वो हिंदी या इंग्लिश में नहीं दे सकता, तो फिर वो लोकसभा अध्यक्ष, अगर लोकसभा में तो लोकसभा अध्यक्ष से और राज्यसभा में तो राज्यसभा के सभापति से अनुमति लेकर मातृभाषा में भी अपना स्पीच दे सकता है, मातृभाषा में भी स्पीच दे सकता है,
कौन? सांसद यानी MP। लेकिन उसके लिए एक तो लोकसभा अध्यक्ष अगर लोकसभा में है तो, और अगर राज्यसभा में है तो सभापति की अनुमति के बाद, ठीक है। तो ये संसद में उपयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है अनुच्छेद 120। आगे है अनुच्छेद 121। संसद में चर्चा पर प्रतिबंध है। किसकी चर्चा पर प्रतिबंध है संसद में हम न्यायाधीश को हटाने की एक जो प्रक्रिया होती है ना, उसको तो हम चर्चा कर सकते हैं। उस पर न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के अलावा हम क्या नहीं कर सकते, किस पर चर्चा नहीं कर सकते? तो एक तो हम किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो या फिर वो हाई कोर्ट का हो। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश के जो अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किए गए आचरण के विषय में चर्चा नहीं होगी, चर्चा नहीं कर सकते, ठीक है। इनके अलावा एक और देखें तो एक ये है कि न्यायपालिका की कार्य प्रणाली पर भी टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। न्यायपालिका की कार्यकारिणी पर भी टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। यह संसद में कहा गया है कि इस चर्चा पर प्रतिबंध है, ठीक है। अब न्यायालय ने कह दिया कि हम पर हमारी कोई चर्चा वगैरह नहीं कर सकते है, तो अब न्यायालय भी संसद की कार्यवाही की जांच नहीं की जा सकती। उसके बारे में जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 122 में है। अनुच्छेद 122 क्या कहता है कि न्यायपालिका भी संसद के कार्य प्रणाली पर टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती। यानी न्यायपालिका संसद की कार्य की विधि मान्यता को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। इसमें कहा गया है कि न्यायपालिका जो है वो संसद की कार्य प्रणाली पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकती, ठीक है। और एक न्यायपालिका में संसद की कार्यवाही की विधि मान्यता को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। जो संसद की कार्यवाही की विधि मान्यता है, संसद की विधि मान्यता को प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से संसद का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 79 से लेकर 122 अनुच्छेदों तक इनका वर्णन दिया गया है, जिसमें हमने अलग अलग इन अनुच्छेदों की पावर के बारे में देखा है। अलग अलग आर्टिकल में अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है। अब जो हमारे अनुच्छेद तो कंप्लीट हो गए संसद से संबंधित, अब जो हम पढ़ेंगे वो संसद के बारे में थोड़ा और जानेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। टेक केयर।